Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to start? We have already completed with the kingdom Plantae और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में किंगडम एनिमेलिया। कितनी वैरायटी है हमारे इस अर्थ पर एनिमल्स की और जितने भी एनिमल्स हैं हमारे आसपास हम देखते हैं दिस ऑल जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास मतलब बहुत सारी उनकी डाइवर्सिटी है, वैरायटी है। ठीक है, तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमने देखे कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल, हमने ये डिस्कस किया था कि देखो आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल से एनिमल्स, बहुत ब्यूटीफुल है ये। जंगल में जाके देखेंगे तो इनका अपनी ही एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, नो डाउट अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कब्जा है किसका? बहुत ही खतरनाक वाले एनिमल, जानवर, मतलब ह्यूमंस, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इतने सारी वैरायटी है हमारे आसपास इन इतने सारे एनिमल्स की। अब अगर हम उनको स्टडी करना चाहें तो हम उनको कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है, तो हमने ये समझा हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन है व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। देखो इतनी सारी लार्ज वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई सिस्टम चाहिए बेटा। ठीक है, और आर.एच. व्हिटेकर सर के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने डिवाइड किया था 5 किंगडम के अंदर। ठीक है, तो उनमें से एनिमल किंगडम वाज वन ऑफ द मेजर, बोलेंगे कि एक तरह से बहुत बड़ा किंगडम है ये ग्रुप एनिमेलिया का। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस हम सब समझते हैं, क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है? बिकॉज कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, पेंसिल्स हैं, मल्टीपल कलर के स्केचेस हैं, सब कुछ है ना, लिखने वाली जितनी भी आइटम्स हैं, और उनमें से मैं आपको बोलूँ ऐसा करो मुझे एक पिंक कलर का पेन ला के दो जितने भी स्केचेस पड़े हैं, है ना, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको पेंसिलों में से, पेंसिलों के ढेर में से, पेन के ढेर में से, स्केचेस के ढेर में से आपको बहुत मुश्किल से वो कलर ढूंढना पड़ेगा। बट अगर वही जितने मेरे हाथ में कलर्स हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, मैं उनको एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अगर मैं अरेंज करके रख दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने पेन अलग कर दिए, मैंने पेंसिल्स अलग कर दी, मैंने स्केचेस अलग कर दिए, तो क्या मेरे लिए ढूंढना उनको इजी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो यही चीज हम देखने वाले हैं कि हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया यूज किए क्लासिफिकेशन के लिए। तो उनका बेसिस क्या था? और देखो एक चीज और बेटा हमने देखी है कि एनिमल किंगडम के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है दे आर मल्टी सेलुलर, बिना किसी डाउट के। कैसे हैं वो? मल्टी सेलुलर। तो हम यहाँ पे ये वाली बात एक बार लिख दें दैट जितने भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम एनिमल्स को पढ़ेंगे ना, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बिना किसी डाउट के हम बोल सकते हैं कि एनिमल जो किंगडम है दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है। क्या ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अपने आप खाना बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? ये शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं सिंपल किंगडम एनिमेलिया को डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर किस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा। तो हमने रखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हमने क्लासिफाई किया इसके अंदर हमने रखा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हमने ये भी देखा कि इनके पास कहीं भी कोई भी सेल वॉल नहीं है ना, कहीं भी कोई भी सेल वॉल नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट है ये दूसरों के ऊपर अपना खाना बनाने को लेके। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इतने सारे एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, तो उनको डिवाइड करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम उनको कैसे क्लासीफाई करें। जैसे कि हम ये देखेंगे कि इनका हैबिट कैसे, इनकी हैबिट्स कैसी हैं, हैबिटेट कैसा है इनका, इनके अंदर बॉडी प्लान कैसा है, इनके अंदर मतलब जो सिस्टम्स हैं क्या वो पूरी तरह से डेवलप्ड है या
सिर्फ सेल ही सारा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम इन एनिमल किंगडम को जो क्लासिफाई करने के लिए बेसिस बनाएंगे, राइट। तो चलो एक बार देखते हैं बेटा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल इस चैप्टर को ऐसे ही स्टार्ट करती है, दीज आर द एनसीईआरटी लाइंस, कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको क्या नजर आता है। आपके जो सराउंडिंग्स के अंदर आप बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको चलते फिरते देख सकते हैं, है ना। तो different animals, that can be dog, that can be cow, that can be cat, anything, बहुत सारी, इवन आप एक छोटी सी चींटी को भी देखते हो, वो भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखी गई है, ठीक है। और इस तरह से कॉकरोच को जो आपके आसपास दिख जाता है कई बार, दैट इज ऑल्सो इन किंगडम एनिमेलिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैरायटी है इन सब एनिमल की, जिनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, अब तक हमने मिलियंस ऑफ स्पीशीज को डिस्क्राइब कर दिया है। बहुत सारी हो सकता है अभी भी खोजी जा रही हूं, बट यहाँ पे एक चीज जरूरी हो जाती है, दैट नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे ही हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, मतलब हम हर एक एनिमल को एक पर्टिकुलर पोजीशन असाइन कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन दे सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी एक न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म भी भले क्यों ना आ जाए, न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज के लिए भी, ठीक है। हालांकि इनकी स्ट्रक्चर और फॉर्म में बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं हमें, है ना। कैट अलग है, डॉग अलग दिखता है हमें, कॉकरोच अलग दिखते हैं, एंट्स अलग दिखती हैं, हम सबसे अलग दिखते हैं, बट स्टिल देन कुछ सिमिलैरिटीज हैं। वो क्या है, जैसा कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए, दैट इज वी ऑल आर मल्टी सेलुलर। कोई भी एनिमल किंगडम का कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, कोई भी एनिमल उठा लो, दैट इज मल्टी सेलुलर, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू देयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बॉडी सिमेट्री को लेके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको सेम मिलेंगे। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी, हम अभी पढ़ेंगे। बॉडी कैविटी जो है उसको लेके बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न, सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न, बहुत सारी चीजें हमें सेम मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी की पूरी किंगडम को डिफरेंट फाइला के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है, मतलब हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, राइट। चलो अब ये जो फीचर्स हैं इनको हम बनाएंगे बेसिस ऑफ एनिमल का क्लासिफिकेशन और इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं बहुत सिंपल सी बातें, पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो तो देखो, सबसे पहले हर ऑर्गेनिज्म की, हर लिविंग जो एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ उनके अंदर हैबिट्स होंगी। हैबिट्स का मतलब आप समझते हैं कैसे, उनकी आदतें क्या है, राइट। तो चलो उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हैबिट की अगर बात करें, हैबिट्स के अलावा हम पहले बात कर लेते हैं हैबिटेट। हम पहले बात कर लेते हैं बेटा किसकी, हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ पे मिलता है, इसकी रहने की जगह क्या है, दैट इज हैबिटेट, ठीक है। तो देखो हमें पता है दो ही हैबिटेट है इस अर्थ के ऊपर, राइट। कौन कौन से, या तो ऑर्गेनिज्म आपको वाटर के अंदर मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे, लैंड के ऊपर मिलेंगे। तो जो वाटर के अंदर मिलते हैं उनको क्या बोल देते हैं, एक्वेटिक, और जो लैंड पे मिलते हैं उनको क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो लैंड पे मिलने वालों को हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अब देखो एक्वेटिक हमने बात की, जो पानी के अंदर मिलते हैं। अब पानी तो बेटा फ्रेश वाटर भी हो सकता है, रिवर पॉन्ड्स के अंदर, है ना। पानी तो मैरीन भी हो सकता है जहां बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, और इट कैन बी ब्रैकिश वाटर जहां पर दोनों फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर मिलते हैं, जैसे कि एस्चुरीज, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, मैरीन वाटर में क्या होता है, मैरीन वाटर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है बेटा, है ना। सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, इज हाई, वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। और फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, और ब्रैकिश वाटर के अंदर
है ना। समुद्र के पास जब रिवर जब समुद्र के अंदर मिल रहे होते हैं तो बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कहने का ये वहाँ पे मिक्सचर होता है मतलब दोनों का, ठीक है। तो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट्स, सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट्स, ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पे हम भी बोल सकते हैं बस कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें पानी मिलता है हम उसको एक्वेटिक बोल देंगे। दैट कैन बी मैरीन, दैट कैन बी फ्रेश वाटर, दैट कैन बी ब्रैकिश वाटर वाला भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब हमारे सामने ना कुछ बड़े टर्म्स आती हैं जब हम बायो पढ़ते हैं ना, क्योंकि हम 11th क्लास में आए हैं, अभी भी हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है, तो क्यों ना कुछ टर्म्स को हम आज ही समझ लें ताकि अगर वो टर्म्स कभी आगे हमारे सामने आए तो हमें याद रह जाए, राइट। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, आपने फाइटोप्लैंक्टन तो जरूर सुना होगा। ऐसे फाइटो मतलब होते हैं प्लांट्स, जू मतलब होता है एनिमल्स। तो जब मैं बात करूंगी जू प्लैंक्टन्स की तो मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली मतलब जहां पानी ले जाएगा हम तो वहीं चले जाएंगे, तो दैट इज पैसिव फ्लोटिंग। ऐसे ही होते हैं नेक्टोन। वर्ड्स को बेटा याद रखते जाना, टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं। दैट इज नेक्टोन। नेक्टोन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है पानी के अंदर बोनी फिशेस हो गई, शार्क हो गई, वो अपने आप तैरती है, ना कि पानी उनको तैराता है, नहीं, वो अपने आप तैरती हैं। तो उनको शार्क, बोनी फिश एक्सेट्रा, उनको कौन से एनिमल्स बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे नेक्टोन, ठीक है। ऐसी एक टर्म आती है बेंथिक। बेंथिक का मतलब होता है डेप्थ में जो रहते, बेड पे, है ना, एट द बॉटम। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी पानी का बॉटम है, जहां पे जो भी वाटर बॉडी है उसके बॉटम पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे कौन सी बेटा? बेंथिक। कौन सी टर्म यूज करेंगे? बेंथिक, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो कुछ होते हैं बेटा न्यूस्टन, जैसे कि मॉस्किटो लार्वा हो गया, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर है ना, वो तैरते रहते हैं, नीचे तो जाते नहीं, जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? न्यूस्टन। क्या बोलेंगे? न्यूस्टन, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है हमारे पास लेंटिक। लेंटिक का मतलब जो स्टेगनेंट वाटर बॉडी, जो रुका हुआ पानी होता है वहां पे रहते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे लेंटिक। क्या यूज करेंगे? लेंटिक। और लॉटिक, जो रनिंग वाटर बॉडी के अंदर रहते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे लॉटिक, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, याद रखनी है आपको। जू प्लैंक्टन क्या होते हैं और नेक्टोन क्या होते हैं, और बेंथिक, न्यूस्टन, लॉटिक, लेंटिक, ये कुछ टर्म्स है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक तरह से। अब उसके बाद है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब लैंड पे रहते हैं जो, ठीक है। अब लैंड पे रहने वाले बहुत सारी जगह है बेटा। कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ क्या होते हैं? फास्ट रनिंग होते हैं, जैसे कि हॉर्स एंड लायन। इनके लिए वर्ड यूज करेंगे कर्सोरियर, कर्सोरियल, कर्सोरियल, फास्ट रनिंग, लायन, हॉर्स, चीता जैसे, राइट। फसोरियल, फसोरियल मतलब जो बरोज बना के रहते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, जैसे कि रैट हो गया, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं बेटा आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब जो पेड़ों पे इधर से उधर छलांगे लगाते फिरते हैं। आपने देखा होगा कौन से? मंकीज घूमते रहते हैं ना, एक डाल से दूसरी डाल पे जाते रहते हैं, दैट इज मंकीज। देन आता है स्कैंसोरियल, स्पाइडरमैन, जो दीवारों पे चढ़ सकता है। स्पाइडरमैन नहीं लिखोगे आप, इसमें एग्जाम्पल दोगे लिजार्ड का, ठीक है। स्पाइडरमैन कोई वो नहीं है कि दैट इज एक तरह से इमेजिनेशन है हमारी। देन वोलेंट और एरियल क्या होते हैं? जो उड़ सकते हैं, उड़ने वाले जानवर, दैट इज बर्ड्स, फ्लाइंग एनिमल्स, दैट इज एरियल और वोलेंट, ठीक है। तो ये हुए बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। आगे देखो,
अब हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिज्म, मतलब ये तो हमने हैबिटेट डिस्कस की, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं। अब इनके कुछ आदतों को समझ लेते हैं कि इनके अंदर कैसी आदतें होती हैं। कुछ बेचारे अकेले ही रहना पसंद करते हैं, हमें सिर्फ अकेला छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल याद रखोगे टेपवर्म का। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, दैट इज सॉलिटरी। क्या यूज करेंगे, सॉलिटरी। और कुछ होते हैं कॉलोनीज में, जैसे कि मधुमक्खी का जो छत्ता जब हम देखते हैं ना, हनी बी, तो सेंटर में हनी बी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और हनी बीज, ऐसी ड्रोन्स और बहुत सारे जो हनी बीज है, बहुत सारी जो बीज है वो इकट्ठी रहती हैं, एंड दे हैव अ पर्पस टू लिव टुगेदर इन कॉलोनी, दैट इज पर्पसफुल ग्रुपिंग है ये। कॉलोनियल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कॉलोनियल। बहुत सारे ग्रुप में बना के रहते हैं और उनका ग्रुप में रहने के पीछे कोई ना कोई मोटो है, पर्पस है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है। बट वही अगर मैं बात करूं ग्रेगेरियस, ग्रुप तो ये भी है, ग्रुप तो ये भी है, बट इसके अंदर कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा, बस जैसे झुंड इकट्ठा हो जाता है वैसे इकट्ठे हुए हैं, राइट। तो ऐसे झुंड को क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। जैसे कि टिड्डी दल, टिड्डी दल हमने सुना है कि कई बार आ जाता है, हमारी सब फसलें खराब कर जाता है, तो दैट इज नोन एज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस पेस्ट्स बोलते हैं टिड्डी दल, ग्रेगेरियस पेस्ट्स। जैसे कि लोकस्ट, टिड्डी दल है ना, फ्री लिविंग होते हैं, बिल्कुल आजाद पंछी की तरह हम रहेंगे। वो कौन हो सकते हैं, हॉर्स हो सकते हैं, किसी के साथ जरूरी नहीं है हम रहेंगे। कुछ होते हैं बेचारे एक जगह जहाँ पे चिपक गए, चिपक ही गए वो, राइट। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड यूज करते हैं, सेसाइल, सेसाइल, जुड़ गए जमीन के साथ। सिडेंट्री, ठीक है, दैट इज सिडेंट्री। जैसे कि स्पॉन्जेस, जैसे कि सी लिली, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे जो खून पीते हैं, जो ब्लड सक्कर्स होते हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं है, सिर्फ ब्लड सक करेंगे, दैट इज लीच जैसे ऑर्गेनिज्म। और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनको अगर कुछ नहीं मिलता है तो खुद की ही स्पीशीज को मार के खा जाते हैं, कैनिबल्स होते हैं, या एक्सक्रीटा वगैरह भी खाते हैं, दैट इज कैनिबल्स, मीन्स कॉकरोच। ओके, आगे आओ। अब देखो, अब हम एक बार देखते हैं कि ये तो हमने बात की किसकी, हैबिट्स और हैबिटेट्स की, ठीक है। तो लेट अस सी, एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं। सारे के सारे मेंबर्स जो हैं क्या है, मल्टी सेलुलर, राइट। सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की बात नहीं। अच्छा, अब हम जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें पहले हम बात किसकी करने वाले हैं, बॉडी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्राइटेरिया है बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक बार हम एनसीईआरटी पे बाद में आते हैं, हम एक बार लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहां से समझते हैं, ठीक है। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना है ना, तो पहले जो मेन चीज है ना वो समझो। सबसे पहली चीज याद रखोगे, जितने भी आपके ये एनिमल्स हैं, दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म हमने देखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा, ठीक है। उसके अंदर ना खाने से लेके एक्सक्रीशन तक का, या जो भी जितने भी काम है, खाना खाना है, डाइजेस्ट करना है, एक्सक्रीट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, रेस्पिरेशन करना है, सारे के सारे काम एक ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो पहली बात तो इनको हमने एनिमलिया किंगडम के अंदर रखा ही नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने एक अलग ही कैटेगरी दे दी, या तो मोनीरा में रख दी या हमने प्रोटिस्टा में रख दिया था, ठीक है। चलो, इनके अंदर क्या होता है बेटा, मान लो जैसे हम बात करते हैं कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, तो अमीबा के अंदर एक ही सेल है, तो एक ही सेल, बीच में इसके क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो जहां जहां साइटोप्लाज्म मूव करता है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो फंक्शनिंग है सारी की सारी वो एक सेल संभाल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें दिखने को मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब इनका प्लांटी किंगडम के अंदर तो है ही नहीं इनका कोई भी रोल। बट अगर आपको, अब हमने बोला सेलुलर लेवल, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
व्हाट इज सेलुलर लेवल, तो आप तो ये बोल दोगे कि हाँ जहाँ पे सेल सारे काम संभाल रहा होगा उसी को ही बोलते होंगे सेलुलर लेवल। नहीं, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, और हर सेल ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स हैं। न्यूट्रिशन के लिए अलग है, डाइजेशन के लिए अलग है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, और एक्सक्रीशन के लिए अलग है। तो मतलब कहने का ये, उनके अंदर सेल्स तो है बहुत सारे, सेल्स तो है बहुत सारे, बट वो आपस में उनका कोई भी आपस में ऐसा मान लो कि ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन है ना। देखो हमने क्या समझा हुआ है, एक मिनट इसको हटाते हैं। हमने क्या समझा हुआ है, हमने ये समझा यूनिसेलुलर के लिए हम यहाँ पे अमीबा बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, अमीबा, राइट, ठीक है। हाँ देखो हमने ये समझा हुआ बेटा, केमिकल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये जुड़ के क्या बना रहे हैं, सेल, ठीक है। चलो यहाँ से चलते हैं। सेल मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू, बहुत सिंपल सी बात है। टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम, पूरे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देते हैं ऑर्गेनिज्म, राइट। ये चीज हमें पता है, सबको पता है ये वाली बात। ये सेम वही वाली बात है जैसे कि मान लो मेरे पास है इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स, ठीक है, A B C है ना, D, कुछ अल्फाबेट्स। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास बन जाएंगे वर्ड्स, वर्ड्स को कंबाइन कर दूं तो बन जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइन कर दूं तो बन जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इस तरह से मतलब ये हायरार्की से बनती जाती है। सेम यहाँ पे है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सब मिलके काम संभाल रहे हैं। बट जब हम बात करें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस के अंदर ना अभी सिर्फ सेल्स ही मिलेंगे, क्योंकि हम कैसे बने हैं, एवोल्यूशन हुआ है बेटा। एवोल्यूशन होके आज हम मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़े हैं जीते जागते। बट स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म आए थे दे वर वेरी वेरी सिंपल। तो जितने भी हमने एनिमल किंगडम के अंदर हमने डिवाइड किया है ना द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो कहीं ना कहीं हमारी एवोल्यूशन को भी हम अपने ध्यान में रख के सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लेवल आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स काम संभालते हैं, राइट, बट दे आर नॉट यूनिसेलुलर, वो क्या है, मल्टी सेलुलर। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस के अंदर बहुत सारे सेल्स, यहाँ पे करेंगे मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग, मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ओनली वन सेल इज डूइंग ऑल द फंक्शन, इज डूइंग ऑल द फंक्शन, सारे काम एक ही सेल ने संभाल रखे हैं। तो ठीक है, अब मल्टी सेलुलर जब इकट्ठे हुए ऑर्गेनिज्म तो बोला कि ठीक है एक ही सेल क्यों सारे काम को ऐसा करते, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, अपना अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, आगे आगे बढ़े। फिर अब सेल्स ने बोला कि यार ऐसा करते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन जब कर गए वो, तो उन्होंने क्या बना दिए, टिश्यूज बना दिए। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या आ गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप देखेंगे सीलन ट्रेट्स के अंदर, सीलन ट्रेटा अभी हम देखेंगे कौन सी है इसके अंदर, दैट इज सिलोम इज सीलन ट्रेटा के अंदर नाइडोब्लास्ट भी इसके अंदर होते हैं। तो वो चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। टिश्यू लेवल पे क्या होगा, सेल्स ने मिलकर टिश्यूज बना दिए, अब टिश्यू सारा काम संभाल रहे हैं सीलन ट्रेट्स में, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा ऑर्गन लेवल, प्लेटीहेलमिन्थी, जब टेपवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स आने शुरू हो गए धीरे धीरे, तो उनके अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए, ऑर्गन्स बनने के बाद फिर क्या हुआ, इनके अंदर आ गया ऑर्गन सिस्टम। एश हेलमेंथी से लेके जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करेंगे, अब हमें दिखेंगे ऑर्गन सिस्टम। मतलब क्या हुआ, पहले कुछ सेल्स इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा यार सारे काम हम अलग अलग कर रहे हैं तो क्यों ना जुड़ जाएं। तो जुड़ने के प्रोसेस में पहले टिश्यूज बन गए, फिर टिश्यूज ने धीरे धीरे ऑर्गन बना दिए, तो जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए और डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए। फिर ये बात दिमाग में आई कि चलो यार एक काम करते हैं, जो जो ऑर्गन एक एक काम जो संभाल रहे हैं वो ऐसे करते हैं, वो सब मिल जाते हैं, ठीक है, वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो अब हमें ना चिंता करने की जरूरत नहीं है कि
डाइजेशन कौन करेगा यार? कोई बात नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन कौन करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन कौन करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक तरह से काम का बंटवारा हो गया। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम बन गए। वर्क जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से, काम का बंटवारा होने की वजह से क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। तो दैट इज एशकेलमेंथिस के बाद ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, चलो एक बार अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है हमारी। इन स्पॉन्जेस, याद रखोगे बेटा, ये एग्जांपल्स याद रखना इज मच इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। The cells are arranged as loose cell aggregates. Cells का क्या है? Loosely arranged, जब बस इकट्ठे हो गए, ग्रुप बन गया उनका। ग्रुप भी ऐसा आपस में सब अपना अपना काम खुद करेंगे, बस इकट्ठे रह लेते हैं। They exhibit cellular level of organization. कुछ division of labor अकर अमंग द सेल्स, कुछ आपस में हो सकता है डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए। ठीक है, सीलन ट्रेड्स के अंदर आ गए तो अरेंजमेंट ऑफ सेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया और यहाँ पे सेल्स ने एक ही काम करना शुरू कर दिया। आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, तो सीलन ट्रेड्स में क्या आ गए? टिश्यूज। तो उसको हमने क्या बोला? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद फिर और हायर लेवल आता है, और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस में आ गया। फिर उसके बाद और आगे आगे फाइला बढ़ती गई, एवोल्यूशन होता गया, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, तो टिश्यूज को ग्रुप कर दिया गया टू फॉर्म ऑर्गन्स, और हर ऑर्गन अब एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया। ठीक है, चलो आगे फिर हमने क्या देखा? एनिलेट्स को देखो, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, सिकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स, ये जो सारे एशकेलमेंथिस के बाद सबके अंदर ऑर्गन्स के साथ फंक्शनल सिस्टम जुड़ गए और हर सिस्टम अब एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट्स ऑल। This pattern is called organ system level of organization, और organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexity. ठीक है, इतनी बातें हमें क्लियर है। This is known as level of organization, cellular level, tissue level, organ level, organ system level. ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं। ये है बेटा पॉरीफ्रा, पोर्स बेरिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्पॉन्जेस की हम बात करेंगे। इनके अंदर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल आना शुरू हो गया किसके अंदर? नाइडेरियन के अंदर। ठीक है, सीलन ट्रेट या कॉम जैलिस के अंदर, टीनोफोरा के अंदर। फिर आ गया ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल कहाँ आया? प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक अब टिश्यूज को अरेंज कर दिया गया ऑर्गन्स में और ऑर्गन्स को एसोसिएट कर दिया ऑर्गन सिस्टम में। मीन्स सारे हायर एनिमल्स के अंदर अब हमें क्या दिखता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अब देखो, ये हमने कर लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, राइट। चलो अब आ जाओ बेटा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? अगर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि हमने डिस्कस किया किसके अंदर? स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, स्पॉन्जेस के अंदर ये एक स्पॉन्ज है बेटा, दिस इज वन स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज की बॉडी कैसी होती है? दैट इज इस तरह से अटैच्ड होते हैं और ये देखो इनकी बॉडी के अंदर ये क्या है? पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और ये क्या है आपका? ऑस्क्यूलम। क्या है? ऑस्क्यूलम। तो जब हमने इसको अंदर से कट करके देखते हैं तो हमें देखो ये तो चलो ऑस्टिया नजर आ गए जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये बहुत सारे सेल्स है जिनके अलग अलग नाम दिए हमने, क्वानोसाइट्स है ना, ऐसे अमीबोसाइट्स, ये जितने भी मैंने दिखाए हैं, दिस ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। तो ऐसे बॉडी प्लान को बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, चलो आगे आओ। अब देखो बॉडी प्लान की हमने बात की कि सेल्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब उसके बाद एक सेकंड पहले एनसीईआरटी निकाल लेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे।
फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, हम बात कर रहे थे कि ऑर्गन सिस्टम बन गए है ना, वहां पे आओ। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिन्थेस के पास सिंगल ओपनिंग है जो बॉडी की आउटसाइड खुलती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, राइट। सर्व्स एज बोथ माउथ और एनस भी उसी का ही काम है, एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी, मतलब सारे सिस्टम की बातें हो रही हैं, सिस्टम कैसे कैसे बने, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एक मिनट, दूसरा प्लान और समझो, चलो यहीं पे लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान कैसा हो सकता है, सेल एग्रीगेट, राइट। दूसरा हो सकता है ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और थर्ड हो सकता है हमारे सामने ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। चलो अब इसको हम एक बार समझते हैं। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। अब देखो व्हाट इज ब्लाइंड सैक। सेल एग्रीगेट हमने समझ लिया, सेल इकट्ठे हुए, ठीक है, सेल्स ने अपना अपना काम करना शुरू किया। दूसरा हमारा शुरू हो रहा है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक में देखो, दिस इज हाइड्रा, है ना, दिस इज हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर ना बस ये एक यहीं पे ओपनिंग है, यहीं से फूड एंटर होता है और यही काम किसका करती है, एनस का काम करती है। मतलब आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी चीज अंदर गई तो एक थैले के अंदर चली गई, ठीक है। एक ब्लाइंड सा सैक है, सैक मतलब समथिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड मतलब इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है निकलने का, जो चीज अंदर गई बस उसके लिए एक ही पैसेज है, वही एक्ट करती है माउस, वही एक्ट करती है माउथ, और दूसरी एक्ट करती है एनस। ऐसी इसको देख लो, लिवर फ्लूक, प्लेटीहेलमिन्थेस की बात हो रही है, तो सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर ये क्या है बेटा, ओरल सकर है इसका, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है, राइट। और ये इसके अंदर भी देखो एक ही रास्ता है जाने का, फूड की एंट्री के लिए जगह है यहाँ पे, जिसको हम बोल देते हैं ये क्या है, माउथ। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि ये सैक सा है, एक थैला सा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा बॉडी प्लान शो करते हैं, और ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। चलो अब दोबारा आओ, एक बार आगे आते, थर्ड वाले प्लान पे आते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखो ये बेटा एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ ना, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक अपर्चर दिख रहा है, दिस इज माउथ, ठीक है। और इधर दिख रहा है निकलने के लिए एक और जगह है, दैट इज एनस। ऐसी अर्थ फॉर्म में देख लो, ये क्या है, माउथ, और ये क्या है, एनस। तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है। तो इसको, ऐसे प्लान को क्या बोला हमने, ऐसे प्लान को बोला ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब बॉडी प्लान, है ना। तो यहाँ पे एक ओपनिंग एग्जिट के लिए होगी, एक एंट्री के लिए होगी, दैट इज एक जगह माउथ होगा, एक एनस होगा, तो दैट इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ओके। तो अब देखो, अब आ जाओ उसी पर, हमारी एनसीईआरटी जो हम बात कर रहे थे बॉडी प्लान्स की, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल के पास दो ओपनिंग अगर हमें मिल जाए, माउथ और एनस, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो ओपन टाइप का कौन सा होगा, अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहीं पे समझ लेते हैं। देखो क्या है, ऑर्गन सिस्टम की बात चल रही है ना, दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन राउंड वॉर्म, और इनके पास है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। अब ऐसी मान लो बात करो कि अगर मैं बात करूं कि ये मान लो पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ये मान लो ऑर्गन है, ठीक है, और इस सारे के सारे ऑर्गन ऐसे ब्लड के अंदर डिप्ड है, तो ऐसे को बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया, ओपन। बट यही अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली बेध हो जाए मतलब नहा लें इस ब्लड के अंदर डिप्ड है सारे के सारे ऑर्गन्स। क्लोज
क्लोज टाइप कैसा हो गया, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करेगा तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कंप्लीट, दैट इज माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है तो कंप्लीट, अगर एक ही प्रेजेंट है तो ओपन। ठीक है, चलो अब आओ एक मिनट, हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस सिमेट्री को हम बाद में लेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं एक बार। चलो एक सेकेंड, चलो लेट अस टेक अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं बेटा पहले। अब देखो सिमेट्री क्या है। ज्योमेट्रिकली अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को मतलब डिवाइड कर सके, है ना, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सके कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल हाफ्स में, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्री है। क्या बोलेंगे? सिमेट्री है। तो हमने कर लिया है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड विद ट्यूब विद इन, देखो दिस इज वन ट्यूब and in this there is one another tube, है ना, another tube. This is known as tube within tube body plan, right? अब इसके बाद देखते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव डन। हमने देखा बॉडी प्लान दैट कैन बी सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जैसे कि स्पॉन्जिस के अंदर। स्पॉन्जिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बस काम क्या है, सेल्स ने अपने अपने काम किए, सब इकट्ठे हो गए और बन गया एक स्पॉन्ज के अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो टिश्यू लेवल बॉडी प्लान जो है, दिस इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, राइट। और साथ ही एक बात और समझेंगे हम, मेटाजोआ को हम डिवाइड करेंगे पैराजोआ और यूमेटाजोआ में। पैराजोआ के अंदर जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है दैट इज ओनली इन केस ऑफ स्पॉन्जिस, बाकी सब हम कैटेगरी किसके अंदर रखेंगे, यूमेटाजोआ के अंदर। और डिफरेंट बॉडी प्लान्स के बाद हमने कौन सा प्लान डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। कौन सा? ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। इस प्लान के अंदर क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि सिर्फ एक ही ओपनिंग है और एक सैक है, एक ब्लाइंड सा सैक है, एक बैग है जिसके अंदर अगर कोई चीज जाती है तो उसके बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है, दैट इज ब्लाइंड सैक। किसके अंदर देखा हमने, याद रखेंगे, सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे कि हमने डिस्कस किया एस्कैरिस को, हमने डिस्कस किया अर्थवर्म को, इवन हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो हम बात करें, चलो इसको एक बार हटाते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो दिस इज ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल फर्दर कहां पे इनक्लोज्ड है, दिस इज इनक्लोज्ड इन अनदर ट्यूब। ठीक है, तो ये ह्यूमंस के अंदर भी कौन सा बॉडी प्लान है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये इसकी क्या बन जाएगी, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन सी, जैसे ही आप एनिलिडा, हेमिकोड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सबके अंदर कौन सा प्लान देखेंगे हम, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, तो चलो एक बार इसको हम एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डन, दैट इज 3 काइंड्स के बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और इसके साथ ही हमने देखा कि अगर एक बॉडी प्लान, एक जैसे हमने ब्लाइंड सैक की बात की, ओनली एक माउथ थी ओपनिंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, अगर एक ही ओपनिंग के साथ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बट अगर माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेंगे दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे क्या होगा, बोथ mouth and anus are present. ठीक है, that is the complete body plan. Okay, after that देखो
अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो भी कैसा हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। अगर सारे के सारे ऑर्गन्स जो भी हैं अगर दे आर जस्ट डिप्ड इन ब्लड, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और अगर ब्लड पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर से फ्लो करे तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, राइट। तो विद दिस हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने देखा है बॉडी प्लान एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका की नाम है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। क्या डिस्कस करेंगे, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, राइट। तो बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है जिसको याद रखने से ज्यादा उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो यू आर एबल टू रिकॉल इट, है ना, मतलब रटने की जरूरत नहीं, आपको याद रह जाएगा। देखो मैं स्टार्ट कर रही हूं, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट, ये क्या है, जाइगोट है, राइट। जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा और ऐसे बहुत सारे सेल्स बना देगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि इसकी डिटेल्स जो है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट एक बार समझ लेते हैं। जैसे ही दो गैमीट्स के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास आती है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या है, इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब ये जाइगोट इमीडिएटली उसी वक्त डिवाइड करना शुरू कर देता है, बट याद रखना इन डिविजन्स की वजह से जाइगोट का साइज इंक्रीज नहीं होता, बट उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। क्या बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसी डिविजन्स को बोलते हैं हम क्लीवेज, ऐसी डिवीजन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो ये देखो बहुत सारे सेल्स बन गए, तो इनको बोल देते हैं एक मलबरी शेप का, दैट इज मोरूला, ठीक है। मोरूला के बाद और सेल्स डिवाइड करते हैं, पहले 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 सेल बनेंगे, 6 से 8 बनेंगे, देन 12 बनेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आते जाते हैं। तो इनको हमने बोला, पहली स्टेज को हमने बोला मोरूला, जब 8 से 16 सेल वाली स्टेज। आगे बढ़ेंगे तो इसी स्टेज को ही हम बोल देंगे ब्लास्ट्यूला। क्या बोल देंगे, ब्लास्ट्यूला। तो ऐसे ब्लास्ट्यूला के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्लास्टोमियर्स। चलो ये बातें तो हम हमारी हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे। मेन जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है, क्योंकि हम एनिमल किंगडम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि बीच में ना सारे के सारे सेल्स एक तरह से पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं और बीच में देखो कैविटी आ जाती है। इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील, इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील, ठीक है। अब इमेजिन करो, एक आपके पास एक बॉल है, एक बैलून है, ऐसा मान लो कि एक बैलून है आपके पास, ठीक है। उस बैलून को पहले तो फूला हुआ था, फिर जैसे बच्चे नहीं होते, हमने क्या किया, पूरी की पूरी एक बैलून को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में बॉल है, मैंने इसको अंदर की तरफ ही प्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखो मेरे पास कुछ ऐसी सी पहले स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये क्या है बेटा, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स। तो अब ये बैलून पहले राउंड था, अब ये बैलून थोड़ा सा इधर ऐसे होना शुरू हो जाएगा, कैविटी अभी ब्लास्टोसील है। करते करते मैंने इसको और अंदर तक पुश किया, तो मेरे पास आ जाती कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आने के बाद देखो क्या होगा, ये जो लेयर थी, ये जो ब्लास्टोमियर्स की जो लेयर थी, ठीक है, ये ध्यान से देखना है ना, ये देखो, ये एक अंदर की तरफ लेयर अब आपको दिख रही है, ये वाली, दिस वन, ठीक है, और एक ये वाली लेयर दिख रही है आपको। तो एक तरह से ये जो कैविटी बनती है, अब जो धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लास्टोसील है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों, क्योंकि ये अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 लेयर्स बन गई, ये बन गई बाहर वाली लेयर, तो मैं इसका नाम एक बार रख देती हूँ एक्टोडर्म, ठीक है। अब देखो ये जो बनी ना, ये अंदर की तरफ गई, तो ये बन गई बेटा अंदर की लेयर, इसको मैं बोल देती हूँ एंडोडर्म, इसको मैं बोल देती हूँ एंडोडर्म, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब आप देखो धीरे धीरे ये कैविटी और अंदर अंदर जाती जा रही है, ठीक है। तो देखो ये वाले सेल्स देखो, ये कौन से सेल्स बना रही हूं मैं, ये एक तरह से बन गए आपके एक्टोडर्म के सेल्स, ठीक है। किसके सेल्स बन गए, एक्टोडर्म के, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ क्या आ गया आपके पास, एंडोडर्म, अंदर की तरफ आ गया एंडोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म, सॉरी दिस इज एंडोडर्म, और ये कौन से सेल्स है, दीज आर द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म, राइट। अब देखो ये कैविटी अंदर, और अब देखो ब्लास्टोसील खत्म हो रही है, बट यहाँ पे देखो एक नई कैविटी और आ रही है, और इस नई कैविटी को हम बोल देते हैं आर्केंट्रॉन। क्या बोल देते हैं, आर्केंट्रॉन,
आर्केंट्रोन। ठहरो, इसका नाम यहां पे लिखते हैं, दिस इज आर्केंटीरोन, आर्केंट्रोन। और इसी को ही बोल देते हैं प्रिमिटिव गट और प्रिमिटिव गट। ठीक है, प्रिमिटिव गट का मतलब अब ये आगे जाके क्या बना देगी, एडवांस एलिमेंट्री कैनाल, इट विल फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। ये एक तरह से प्रिमिटिव गट है आर्केंट्रोन। तो धीरे धीरे ब्लास्टोसिल हो रही है रिड्यूस और इसके अंदर भरने शुरू हो जाते हैं कुछ और सेल्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्लास्टोसील को ऑक्यूपाई कर लिया कुछ और सेल, जिनका हम नाम देंगे एक तरह से मीजोडर्म। क्या नाम देंगे, मीजोडर्म। ठीक है, चलो इसकी बात तो हम जब लेयर्स की बात करेंगे, सिलोम बनाएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो काम है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये सारे फिल हो गए आपके किसके अंदर, दीज आर ऑल मीजोडर्म के सेल से पूरी की पूरी ब्लास्टोसिल होगी खत्म। अब रहेगी ये आर्केंट्रोन कैविटी, ये भी आर्केंट्रोन है। ठीक है, अब इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये जो पोर बना ना इसके अंदर, ये इस तरह से, ये तो मैंने थोड़ा ब्रॉड कर दिया, अदरवाइज आप देखेंगे तो ये जो ओपनिंग है इसका नाम हम रख देते हैं ब्लास्टोपोर। क्या नाम रख देंगे, ब्लास्टोपोर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो ध्यान से समझो। ये सारा प्रोसेस चलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब जब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो नई नई स्टेजेस आएंगे, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, है ना। तो दिस इज नोन एज गैस्ट्रुला। इसके अंदर हो क्या रहा है, सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो जो था, अब वो क्या बन गया, मल्टी लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो क्या बन गया, मल्टी लेयर्ड। राइट, ओके। अब यहाँ पे डेवलप होगी बेटा जर्म लेयर्स। ये वाली कौन सी लेयर बोली मैंने, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म जो ग्रीन वाली है, और ये जो पार्ट बनाया हमने येलो वाला, ये बन गया मीजोडर्म। तो अब गैस्ट्रुलेशन की वजह से क्या डेवलप होनी शुरू हो गई, लेयर्स। और इसीलिए हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। राइट, बट अगर तीसरी लेयर एक और आ जाए मीजोडर्म, तब हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, 3 लेयर्स वाले। राइट, तो अब देखो जर्म लेयर्स बननी शुरू हो गई। कितनी जर्म लेयर्स हो गई, दैट कैन बी 2 और दैट कैन बी 3। 2 वाले डिप्लोब्लास्टिक, 3 वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ब्लास्टोसील इज ओबिलिटेटेड बाय मीजोडर्म। पूरी की पूरी ब्लास्टोसील को कवर कर लिया इन मीजोडर्मल सेल्स ने। और एक कैविटी और कौन सी आ गई, आर्केंट्रोन, जिसका नाम हम रख देते हैं प्रिमिटिव गट, जिसका नाम हम रख लेते हैं प्रिमिटिव गट। ठीक है, तो इस तरह से बस इतना सा प्रोसेस एक बार समझ में आया तो मुझे बताओ। अब मैं बात करने वाली हूँ ब्लास्टोपोर। अब ये ब्लास्टोपोर देखो, अभी कैविटी और ऊपर ऊपर चली जाए, बिल्कुल ऐसे एंड तक चली जाए, तो क्या सीन हो जाएगा, लेट अस सी। तब हमारे पास क्या सीन हो जाएगा, अब ये जो ब्लास्टोपोर बना, ठीक है, चलो बनाते हैं एक बार इसको फिर से। ये स्ट्रक्चर थी, ये और डीप होगी कैविटी। ठीक है, ये कैविटी और डीप हो गई, तो ये क्या स्ट्रक्चर थी, दिस इज ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बन जाए या एनस बन जाए। ठीक है, आर्केंट्रोन मैंने क्या बोला, प्रिमिटिव गट है जो क्या बना दिया, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा इस ब्लास्टोपोर से या तो माउथ डेवलप हो सकता है या एनस डेवलप हो सकती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हो गया माउथ डेवलप और यहाँ होगी एनस डेवलप। अगर माउथ डेवलप हुआ, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम प्रोटोस्टोम। क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोम। और अगर एनस डेवलप हो जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम। राइट, तो चलो अब देखो प्रोटोस्टोम, ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, माउथ। तो प्रोटोस्टोम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस आ जाएंगे टेपवर्म जैसे, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे क्या है, प्रोटोस्टोम्स है। और याद आपको ड्यूटेरोस्टोम के अंदर करने हैं सिर्फ ये 3, तो आप इकाइनोडर्मेटा याद रख लो, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम के अंदर आ जाएंगे हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो इसको हम याद करने का तरीका बना सकते हैं, पाम ट्रिपल ए के बाद
पाम, ठीक है, PAA आम या पाम, राइट। और यहाँ पे हमें याद रखने हैं बाकी जो बच जाएंगे, जितने हमारे पास फाइला है वो बच जाएंगे, तो उनको बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, राइट। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं कि अब हमें करना है मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म का मतलब होता है एक तरह से सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखती है, चलो एक बार सेगमेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे क्या है बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखो हमें प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, प्लेटीहेलमिन्थेस दैट इज टेपवर्म के अंदर हमें क्या दिखती है, सेगमेंटेशन, ठीक है। यही सेगमेंटेशन हमें और किसके अंदर दिखाई देगी, अर्थवर्म के अंदर, हमें अर्थवर्म के अंदर भी दिखाई देती है। और क्या मैन के अंदर भी दिखाई देती है हमें, क्या ह्यूमन के अंदर भी हमें सेगमेंटेशन दिखाई देता है, यस देता है। वर्टिब्रा कॉलम में डिफरेंट वर्टिब्रास दे आर रिप्रेजेंटिंग सेगमेंट्स, है ना। तो वो एवोल्यूशन के टाइम पे थोड़ा सा जो सेगमेंटेशन वाला पार्ट है धीरे धीरे कम होता गया। आपके जो फ्रंट एंड पे आपको जो दिखते हैं 6 पैक्स 8 पैक, दीज आर ऑल्सो सेगमेंटेशन, ठीक है। तो फर्क समझते हैं बेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस में सेगमेंटेशन है, अर्थवर्म में सेगमेंटेशन है, तो इनके अंदर फर्क क्या है, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेशन के साथ साथ आपको इवन कॉकरोच के अंदर दिखेगी, कॉकरोच के अंदर भी सेगमेंटेशन दिखती है। डिफरेंट सेगमेंट्स है, पूरी की पूरी एब्डोमेन डिवाइडेड है, ठीक है। तो इनमें हम फर्क समझते हैं। अब देखो इन सेगमेंटेशन, सेगमेंट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, राइट। चलो एक होते हैं बेटा स्यूडो मेटामेरिज्म, जैसे कि टेप फॉर्म के अंदर, दैट इज अ फॉल्स मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म मतलब फॉल्स मेटामेरिज्म टेप फॉर्म के अंदर। अगर आप टेप फॉर्म का स्ट्रक्चर देखो ना, तो इट इज समवट कि इस तरह से, देखो इसका हेड होता है और इसकी नेक के साथ यूं करके बहुत सारे यूं इसके नए सेगमेंट्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है, जब इसकी डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से ना ये पूरी जो इसकी बॉडी के ऊपर देयर आर वेरियस सेगमेंट्स। बट हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं क्या, हम बोल रहे हैं इसके अंदर कैसा सेगमेंटेशन है, दैट इज स्यूडो मेटामेरिज्म। तो देखो ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो नए सेगमेंट्स हैं वो एंटीरियर एंड से ज्वाइन होते हैं, सॉरी पोस्टीरियर एंड से, पोस्टीरियर, दिस इज पोस्टीरियर एंड, ठीक है, पोस्टीरियर एंड। जो न्यू सेगमेंट्स एडिशन ऑफ सेगमेंट्स ऑन फ्रॉम पोस्टीरियर एंड। और अगर मैं एक भी इसके अंदर क्या है, जो पुराने वाले सेगमेंट है ना वो हटते रहते हैं, है ना, जो पुराने वाले सेगमेंट्स हैं वो हटते रहते हैं, नए वाले सेगमेंट आते रहते हैं। और नए वाले सेगमेंट कहाँ से आते हैं, पोस्टीरियर एंड से। अगर हम एक भी सेगमेंट को हटा दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये एज इट इज अपनी आपको मेंटेन रख सकता है, राइट। तो इस तरह का मेटामेरिज्म, इस तरह का सेगमेंटेशन जहां हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट है, हर सेगमेंट का जो नया एडिशन है वो पोस्टीरियर एंड से हो रहा है, तो ऐसी सेगमेंटेशन को बोलेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे, स्यूडो मेटामेरिज्म, दैट इज फॉल्स मेटामेरिज्म। अब ट्रू क्या होता है भाई, जो बाहर से हमें दिखने में सेगमेंट दिख रहे हैं वो सेगमेंट अंदर की तरफ भी, बॉडी के अंदर भी होने चाहिए, देन इट इज नोन एज ट्रू मेटामेरिज्म, राइट। तो देखो अगर मैं मेटामेरिज्म की बात करूं अर्थवर्म के अंदर, तो अर्थवर्म में क्या होता है बेटा, एडिशनल जो एडिशन होता है दैट इज फ्रॉम द सपोज, जैसे सपोज ये बनाया मैंने, ये अर्थवर्म बनाया है ना, हम कहते हैं कि इसकी बॉडी में ये इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं, राइट। तो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये सेगमेंट्स एंटीरियर एंड से ऐड होते हैं, सेगमेंट्स आर एडेड फ्रॉम द इंटीरियर साइड, एडिशन ऑफ न्यू सेगमेंट्स फ्रॉम इंटीरियर एंड। और सारे के सारे सेगमेंट्स दे आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड, आपस में सब जुड़े होते हैं। आप एक सेगमेंट को हटा दो तो पूरे अर्थवर्म की जो फंक्शनिंग है सब खत्म हो जाएगी एंड इट मे डाई। तो ऐसा सेगमेंटेशन जिसकी वजह से जो बॉडी डेड ही हो जाए हटाने की वजह से, उसको बोलेंगे बेटा हम ट्रू मेटामेरिज्म, दैट इज यू मेटामेरिज्म, राइट। तो दैट इज ऑल सेगमेंट्स आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड। तो ऐसी अगर हम कॉकरोच के अंदर बात करें तो कॉकरोच में भी क्या है, सेगमेंटेड उसकी जो बॉडी है, दैट इज ऑल्सो शोइंग द ट्रू मेटामेरिज्म, ठीक है। चलो और देखो एक सेकेंड, ओके
तो विद दिस हमने क्या क्या कर लिया, ध्यान से देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में से. लेट अस डिस्कस फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो. वी हैव डन, हमने देखो क्या किया, हमने डिप्लोब्लास्टिक, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखी हमने. सेम वही वाले स्टेजेस, ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील ब्लास्टूला है ना, ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे ऑब्लिटरेटेड, दिस इज ब्लास्टोपोर. मेसोडर्म आ गई बीच में, एक्टोडर्म आ गई, एंडोडर्म आ गई, ये बन गया आपका गैस्ट्रूला. ये क्या, ब्लास्टोपोर. अब अगर ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बन जाए तो प्रोटोस्टोम्स. ब्लास्टोपोर कैन फॉर्म माउथ, इट कैन फॉर्म एनस. तो उसके बेसिस पे हमने बोला प्रोटोस्टोम या ड्यूटेरोस्टोम, राइट. और एक चीज हमने और डिस्कस की, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. बट जब हम बात करें सिर्फ दो लेयर्स की, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, then it is a diploblastic animals, right. चलो, animals in which cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm. ऐसे organisms को, animals को बोलेंगे diploblastic animals. क्या बोलेंगे, diploblastic animal. That is coelentrates, that is coelentrate. तो यहाँ पे लिख लेंगे हमें diploblastic. क्या स्पॉन्जेस के अंदर डिप्लोब्लास्टिक है? कुछ नहीं है, वहां तो सीधा सेल का एग्रीगेट है. तो डिप्लोब्लास्टिक हमें मिलेंगे सीलेंट्रेट्स, राइट. चलो आगे आ जाओ. एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज द थर्ड जर्मिनल लेयर, दैट इज मेसोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट. तो प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू कर दो. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहां से शुरू होंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर टू कॉर्डेट्स तक. अब सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. मैम ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना. तो अब मैंने सारी कहानी खत्म कर दी. प्लेटीहेलमिन्थेस से लो, टेपवर्म से लेके कॉर्डेट्स तक बात करो, हमारे तक बात करो, जब तक जहां तक सोच सकते हो. अब आप सब एनिमल्स कैसे मिलेंगे आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट. तो डिप्लोब्लास्टिक को तो हम कहाँ तक छोड़ा है, हम सीलेंट्रेटा के पास ही छोड़ा है. तो ये हो गया बेटा हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और इसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने देखा सेगमेंटेशन, ठीक है. चलो एक बार अब सेगमेंटेशन को देखते हैं. कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म के अंदर बॉडी शोज दिस पैटर्न, जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म, जिसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है, इंटरनल सेगमेंटेशन भी है, ठीक है. तो अर्थवर्म के अंदर हमने देखा इंटरनल एंड, ये देखो पूरी की पूरी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, राइट. तो इस तरह के सेगमेंटेशन हमने क्या बोला, मेटामेरिज्म. इट कैन बी स्यूडो मेटामेरिज्म, जैसे कि टेपवर्म के अंदर, और अर्थवर्म के अंदर दिस इज अ ट्रू मेटामेरिज्म, राइट. तो हमने कर लिया है मेटामेरिज्म, ठीक है. अब इसके बाद हमारा ये जो कंटिन्यूएशन है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट, हम बात करेंगे सिलोम के बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में कि शाइजोसिलोम्स क्या होते हैं, एंटीरोसिलोम्स क्या होते हैं, हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में, ठीक है. तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू. एक बार के लिए हमने हमारा कौन सा पार्ट कवर कर लिया, हमने कवर कर ली है बॉडी लेवल, जो बॉडी प्लान है उसको डिस्कस किया, दैट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. हमने डिस्कस किया ट्यूब विद इन ट्यूब एंड ब्लाइंड सैक, ठीक है. उसके बाद हमने क्या समझा, प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम को समझा. नेक्स्ट हमने मेटामेरिज्म को समझा, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर. तो टिल देन bye bye, and always remember that you have to learn with a smile.